हे गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं टीटीएमएल शेयर के बारे में। और ये कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स में कुछ ज़्यादा ही फेमस है। सो इसमें आप देखोगे इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसने 5 साल के अंदर आपके पैसे को 25 गुना किया है। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है सो 1 लाख को इसने 25 लाख बना दिया है। सो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ऐसी रिटर्न्स आगे आने वाले टाइम में भी दे सकता है कि नहीं। सो इस कंपनी का हम लोग ने फंडामेंटल एनालिसिस किया है इन डिटेल। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली सुधीर नायक जी ने रिक्वेस्ट करी थी। सो उनके रिक्वेस्ट पे हमने ऑलरेडी जिन कंपनीज़ पे उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी हमने इन सारी कंपनीज़ पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है सो प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस देख सकता है, जिसमें से आप यहाँ पे देखोगे सिस्टेंगो एंड मैगलिक क्लाउड। सो ये दोनों ही कंपनीज़ आईटी से बिलोंग करती है, दोनों ही माइक्रो कैप कंपनी है और दोनों एसएमई शेयर्स हैं और इसी के साथ एसईपीसी भी है। सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो उस वीडियोस को भी देख सकता है। तो ठीक है, हम आज के बारे में स्पेसिफिकली टीटीएमएल को डिटेल में देखते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि तो जैसे कि हम फॉलो करते हैं, शुरुआत हम करते हैं कंपनी के बिज़नेस से ही। तो सबसे पहले कंपनी का बिज़नेस देखते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप देखोगे तो ये एक लीडिंग प्लेयर है। दैट मीन्स इस जो इनका बिज़नेस सेगमेंट है उसमें ये लीड पोजीशन पे है और इनका जो मेन काम है वो कनेक्टिविटी का है और कम्युनिकेशन का है। तो ये कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन सोल्यूशंस जो होते हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। और इसी के साथ आपको देखने मिलेगा इनके जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं। सो उसमें कनेक्टिविटी एक आ जाता है, देन कोलैबोरेशन आ जाता है, क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज भी किया जाती है, देन सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, आईओटी भी रहता है। बेसिकली आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है, जो भी चीज़ें इंटरनेट से रिलेटेड होती है, नॉट स्पेसिफिकली विद इंटरनेट। मतलब आईओटी एक तरह से आप कह सकते हो कि कोई भी स्मार्ट डिवाइस है जो इंटरनेट से चलती है। जैसे कि आजकल बहुत से आपने देखे होंगे कि स्मार्ट बल्ब आता है, स्मार्ट स्पीकर्स आते हैं, स्मार्ट लॉकर्स आते हैं जो कि इंटरनेट से ऑपरेट होते हैं। सो वो सभी आईओटी में आ जाते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाते हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा मार्केटिंग सोल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। सो ये इसके वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस हैं जिस पे कंपनी कामकाज करती हुई नज़र आती है। देन आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका ब्रांड नेम है वो जो जानी जाती है ये टीटीबीएस से जानी जाती है। बेसिकली ये इसका ब्रांड नेम रहता है, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज रहता है। और जो इसका एक्चुअल नाम है वो टीटीएमएल है जो कि कंपनी का है। सो ये एक की पॉइंट है। और स्पेसिफिक जो टीटीबीएस रहता है इसमें आप देखोगे तो ये इंटीग्रेटेड टेलीकॉम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। और किसको प्रोवाइड कराते हैं? जो कि इंटरप्राइजेस होती हैं। इंटरप्राइजेस मींस बेसिकली आपके जो भी बिजनेस हो गए, जो भी कंपनीज हैं वो सभी इंटरप्राइजेस में आ जाएंगी। सो उनको टेलीकॉम रिलेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनका मेन मोटिव क्या है कि इन्होंने वन स्टॉप शॉप बना लिया है। बेसिकली वन स्टॉप शॉप का मीन्स होता है कि एक ऐसा मतलब आप कह सकते हो एक ऐसा शॉप जिसमें आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा रिगार्डिंग टू द कनेक्टिविटी। मतलब जो इनका स्पेसिफिक एरिया है तो उससे रिलेटेड सब कुछ ही प्रोवाइड कराते हैं, इंक्लूडिंग योर बिजनेस सोल्यूशंस एज वेल एज मैनेज सर्विसेज। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं इस कंपनी के। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रोग्रेसिव वे में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। और इनकी जो पार्टनरिंग है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी स्मॉल मीडियम बिजनेसेस जो कि स्मॉल लेवल के कंपनीज होती हैं उनके साथ इनकी पार्टनरशिप रहती है। सो उनको ये कनेक्टिविटी और डिजिटल सोल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। सो इन टुगेदर ये इनका मेन कामकाज है जिस पे कंपनी काम करती हुई चली आ रही है। देन यहाँ पे क्विकली एक बार जो की पर्सन है बिजनेस के इस कंपनी के उनको भी एक बार हम नज़र डालते हैं। सो जो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट की पर्सन है जिनका नाम आप देख सकते हैं अमूर जी है। सो ये चेयरमैन है कंपनी के और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। सो ये बहुत ही की पर्सन है इस कंपनी के। और इनके स्पेसिफिक आप देखोगे कि कहाँ का काम संभालते हैं तो रीजन्स में आप देखोगे तो काफ़ी रीजन्स के ये कामकाज देखते हैं जिसमें यूके, यूरोप, जापान और इंडिया आ जाता है। सो थ्रू आउट द ग्लोब ये पूरा बिजनेस संभालते हैं टीटीएमएल का। देन जो दूसरे की पर्सन है यहाँ पे आप इनको देखोगे तो इनका नाम है हरजीत सिंह और ये बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। और इसके मतलब आप ये कह सकते हो कि जितने भी इनके वर्टिकल बिजनेसेस हैं वो सभी को ये पूरा संभालते हैं, जिसमें आप कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन, क्लाउड, सैस। तो सैस रहता है सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज जो रहती हैं वो सैस के अंदर आ जाती है। देन सिक्योरिटी हो गया, मार्केटिंग सॉल्यूशंस हो गया। सो ये सारी वर्टिकल ऑफ बिजनेसेस को मैनेज करते हैं। देन तीसरे जो की पर्सन है वो है मिस हीरो जी। सो इनके बारे में आप देखोगे तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। सो इनके बारे में अगर आपको डिटेल में और देखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। बाकी इनके बारे में आपको और जानना है तो आप गूगल भी कर सकते हो इनके बारे में, बट जस्ट एक ब्रीफ था जो आपको पता होना चाहिए। कंपनी के कुछ बिजनेस एरियाज़ को और इन डेप्थ में एक बार हम देखते हैं। सो जैसे आप नाम में ही देखोगे तो नाम में महाराष्ट्र आ जाता है। दैट मीन्स मोस्टली महाराष्ट्र में इनके ज़्यादा कामकाज आपको दिखाई देंगे। सो उसमें से ही आप देखोगे जो इनका एक और मेन एरिया है जो कि ये बिज़नेस करते हैं तो वायर्ड एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये दोनों ही एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सो जिसमें से आप देखोगे इनके पास स्पेसिफिक लाइसेंस है जो कि इनको अलाउ करता है काम करने के लिए महाराष्ट्र में एंड गोवा में। सो गोवा एंड महाराष्ट्र में वायर्ड एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेटेड रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं। ये इनके पास सर्टिफाइड आप कह सकते हो सर्टिफाइड कंपनी है जो कि अलाउड है ये काम करने के लिए इन दोनों स्टेट में। और इसमें आप देखोगे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे कंपनी अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आप देखोगे तो वायरलेस वॉइस आ जाता है, डेटा आ जाता है और जो भी टेलीकॉम रिलेटेड सर्विसेज है उनको ये मैनेज करते हैं। देन जो की पॉइंट्स है उसमें आप नज़र डालोगे तो नेटवर्क बेस आता है इनका। सो नेटवर्क बेस में आप देखोगे सो जो इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं स्पेसिफिकली सो वो अराउंड 7.14 लाख के इनके सब्सक्राइबर इनके पास। और ये डेटा है टिल फाइनेंशियल ईयर 22 का। उस टाइम पे इनके पास ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर रहे हैं। और साथ ही साथ ये ऑप्टिकल फाइबर जो नेटवर्क होता है ऑप्टिकल फाइबर का जिसमें लाइन वगैरह बिछाई जाती है तो उसमें भी ट्रांसमिशन नेटवर्क में इनके पास अराउंड 17,000 किलोमीटर का एरिया है जो कि ये कवर करते हैं मुंबई में और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में, साथ ही साथ गोवा में भी।
देन इसी के साथ अगर हम रेवेन्यू पे नज़र डालें, सो रेवेन्यू इनका जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से आप देखोगे तो रेवेन्यू इनका 1105 करोड़ का रहा था, और जो कि 2020 में 1077 करोड़ का था। तो उससे ज़्यादा रेवेन्यू 2022 में कंपनी ने निकाल के दिया था। और इसके साथ आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका 115 करोड़ का जो रेवेन्यू आया था वो सिंगल एक्सटर्नल कस्टमर से आया था, जो कि 60 करोड़ का रहता है फाइनेंशियल ईयर 22 में। देन यहाँ पे जो कंपनी के सॉल्यूशंस हैं, अगर जो भी इनके प्रोडक्ट सॉल्यूशन है, सर्विस सॉल्यूशंस हैं, सो उसमें अगर हम डिटेल में देखें तो एंटरप्राइजेस मतलब कि जो कंपनीज़ को ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन ये कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं एंटरप्राइजेस को। उसी के साथ कोलैबोरेशन सॉल्यूशंस होते हैं कि मतलब 2-3 वेंडर्स होंगे या फिर आप कह सकते हो 2-3 एंटरप्राइजेस होंगे, उनके साथ कोलैबोरेट करके जो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि कनेक्टिविटी ईजी हो जाए और आप कम्युनिकेट कर सकें, सो वो भी सॉल्यूशन से प्रोवाइड कराते हैं। देन जैसे हमने देखा IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे सॉल्यूशंस देते हैं, डेटा मैनेजमेंट पे सॉल्यूशन देते हैं और साइबर सिक्योरिटी पे सॉल्यूशंस देते हैं। तो इनके वर्टिकल ऑफ बिजनेसेस या वर्टिकल ऑफ सॉल्यूशंस हम कह सकते हैं। सो उसकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं और वो हम आगे की कुछ स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे कि किस किस वैरायटी पे काम करती है। बट ये इनकी कुछ हाईलाइटेड आप कह सकते हो एरियाज़ हैं जिस पे कंपनी अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती हैं। तो इसमें सबसे पहला आप इनका जो प्रोडक्ट है उसके लॉन्चेस जो कंपनी ने करे हैं, तो सबसे पहला आप देखोगे तो सबसे पहला इनका रहता है स्मार्ट फ्लो। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या है इनका, सो स्मार्ट फ्लो क्या रहता है कि स्मार्ट फ्लो आपका कह सकते हो कि एडवांस क्लाउड कम्युनिकेशन का सॉल्यूशन है, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप कहीं पे भी किसी भी टाइम आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल रहेगा, और उस हिसाब से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप ज़्यादा यूज़ करो कम यूज़ करो, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट ये जो स्मार्ट फ्लो है वो आपकी कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहेगा, और ये स्पेसिफिक एंटरप्राइजेस के लिए। देन जो इनका दूसरा प्रोडक्ट आता है इस पर आप ध्यान दोगे, सो ये रहता है कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पोर्टफोलियो। सो ये क्या रहता है कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अभी सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो ईमेल सिक्योरिटी होती है। ये भी अगेन एंटरप्राइजेस के लिए, तो उसमें कोई भी छोटी एंटरप्राइजेस है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, तो वो अपनी खुद की सिक्योरिटी तो इंप्लीमेंट करने नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लगती है। सो इंस्टेड ऑफ दैट वो ये सर्विसेज किसी वेंडर से ले लेते हैं। सो ये TTML वो जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो एज अ सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है इन सारी एंटरप्राइजेस को। तो जिसमें आपको सिक्योरिटी मिलती है आपकी ईमेल रिलेटेड, और एंड पॉइंट सिक्योरिटीज़ मिलती है जो भी उसका वेबसाइट होगा या फिर उसके जो भी APIs होंगे उसकी। देन वेब सिक्योरिटी भी आ जाती है। देन आप देखोगे वर्चुअल फायरवॉल सिक्योरिटी आ जाती है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। तो जिनको नहीं मालूम, आई थिंक मोस्टली तो लोगों को मालूम ही होगा क्योंकि आज फ़ोन वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। गूगल के भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें कि इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप किसी एक ऑथेंटिकेशन पर रिलाई नहीं कर रहे हो, आप एक से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन पर रिलाई कर रहे हो। अगर अगेन ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिससे कोई भी सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कर रहे हो तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ही हो कि वो सॉफ्टवेयर आपकी एक्सेस दे सकता है। सो ये जो ऑथेंटिकेशन का फंडा होता है, सो बेसिकली आपने अगर गूगल ऑथेंटिकेशन यूज़ किया होगा तो उसमें आपने ध्यान होगा कि 2 तरीके से ऑथेंटिकेशन होता है। एक तो आपका पहला फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन लेता है, वो आपका प्राइमरी हो गया। देन दूसरा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, आजकल OTP वगैरह भी आता है कि आपने अपने फ़ोन सेटअप कर लिया गूगल के साथ, तो उसमें ऑथेंटिकेटर आएगा। सो वो आपके कुछ OTP टाइप के 2-3 डिजिट होते हैं, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मतलब हर 30 सेकंड पे 1 मिनट पे चेंज होते रहते हैं। सो दूसरा ऑथेंटिकेशन आप कह सकते हो दूसरा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सिक्योरिटी आपकी और इन्हेंस हो जाती है। सो ये एक तरीका है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इमर्जिंग नीड ऑफ सिक्योरिटी जो भी रहती है कंपनी की, वो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, और ये जो टारगेट करते हैं वो स्मॉल एंड मीडियम सेगमेंट को ही टारगेट करते हैं। देन तीसरा जो इनका प्रोडक्ट आता है वो स्मार्ट इंटरनेट लीज लाइन आती है, और ये बेसिकली ध्यान में बनाई गई है वर्क फ्रॉम होम को लेकर। तो बहुत से ऐसे लोग हैं और ज़्यादातर IT रिलेटेड ही एम्प्लॉइज़ जो रहते हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इस टाइम पे। सो उनको हाई बैंडविड्थ चाहिए होता है घर से काम करने के लिए। सो उनको ये वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, जिसमें कि आपके हिसाब से आप अपनी बैंडविड्थ बढ़ा सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, आपका जो यूसेज है उसको मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ सिक्योरिटी इज़ ऑन टॉप प्रायोरिटी। सिक्योरिटी भी आपको टॉप नॉच चाहिए होती है क्योंकि आप कंपनी किसी डेटा पे काम कर रहे हो और अगर आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी तो माइट भी वो लीक हो सकता है। तो ये भी बहुत गुड प्रोडक्ट है जो कि कंपनी ने लॉन्च किया, जिस पे इनका अच्छा खासा कामकाज है। देन यहाँ पे आप देखोगे तो जो इनका चौथा प्रोडक्ट आ जाता है वो अल्ट्रा लूला 3.0 के नाम से है, और इसमें आप देखोगे तो ये पॉइंट टू पॉइंट एक तरीके से टेक्नोलॉजी है जो कि पॉइंट टू पॉइंट ऑफरिंग करती है, जो कि मिली सेकंड्स में, मतलब उसकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो मिली सेकंड्स में वो रिस्पॉन्ड करती है पॉइंट टू पॉइंट। और इसके जो की एरियाज़ हैं जो इसकी सर्विसेज लेते हैं वो ज़्यादातर आपको ब्रोकरेज मिलेंगे या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलेंगे। अब इनको इतनी ज़्यादा नीड होती है, आप स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स खरीदते हैं बेचते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर एक सेकंड पे कितनी तेज़ी से आप जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। सो अगर उसमें लेटेंसी की कमी हो जाएगी तो दैट मीन्स आपके पास वो अपडेटेड जो भी आप कह सकते हो प्राइस है वो अपडेटेड प्राइस आपको नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से लाखों करोड़ों को लॉस हो सकता है। सो इस वजह से ये जो पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज है टेक्नोलॉजी की, सो ये बेसिकली ब्रोकरेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेते हैं जो कि प्रोसेस करते हैं मार्केट डेटा को रियल टाइम में। सो ये भी एक की प्रोडक्ट है इनका। देन आप देखोगे 5वां इनका की प्रोडक्ट है हब कनेक्ट करके। अभी इसमें क्या रहता है, इसमें आप देखोगे तो हाई स्पीड मिल जाती है, क्लाउड रेडी मिल जाता है, सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट होता है, साथ ही साथ रिलायबल पॉइंट टू मल्टी कनेक्टिविटी होती है जो कि प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स को। देन इनका एक प्रोडक्ट और है कोलैबोरेशन सॉल्यूशंस करके है, इसमें आप देखोगे तो प्लग एंड प्ले की जो सर्विसेज होती है वो ये प्रोवाइड कराते हैं, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं। देन आप यहाँ पे देखोगे तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस होते हैं, ये भी इनके प्रोडक्ट्स हैं या ऑफरिंग्स हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आपके बिजनेसेस हैं वो इनके सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं, जिससे कि ये जो भी वर्कफोर्स है, जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उस कंपनी में, सो वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें। सो वेब कॉन्फ्रेंसिंग का दैट मीन्स कोई मीटिंग हो रही है, टीम मीटअप हो रहा है, अलग अलग लोकेशन पे हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो ईजिली फ्लेक्सिबली आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के पर्पसेस के लिए, जो कि सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराता है। देन उसी के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो दूसरी और कुछ सॉल्यूशंस हैं, जिसमें होस्टेड इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आ जाता है। अभी इसमें क्या करती है कंपनी, जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है उसमें बेस्ट क्लास कॉल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ मल्टी लेवल आईवीआर फैसिलिटीज़ भी देती है। अभी आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर या आपने मतलब किसी कंपनी को आपने कॉल किया, कॉल सेंटर पर कॉल किया, तो डायरेक्ट कॉल सेंटर का कोई ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव आपको आजकल कॉल उठाता हुआ नहीं दिखेगा। ज़्यादातर आईवीआर फैसिलिटीज़ रहती है, जिसमें आपके प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स रहते हैं कि पहला एक नंबर दबाइए तो इस पर ये फैसिलिटी मिलेगी, दूसरे पे दबाइए तो ये फैसिलिटी मिलेगी। देन ऐसे करते करते एट द एंड 9 या 0 दबाइए किसी कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव से कॉल करने के लिए। सो वो फैसिलिटीज़ आईवीआर के अंदर आ जाती है और कंपनी वो उस पर भी अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ साथ वाइड रेंज नंबर प्रोवाइड कराती है टू चूज़ फ्रॉम, मतलब कि वही चीज़ हो गई कि कौन से नंबर पर चूज़ करके आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है। सो ये भी कुछ की एरियाज़ हैं जिस पे कंपनी कामकाज करती है। देन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ब्रिजिंग सर्विसेज जो होती है वो भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। अभी इसमें क्या रहता है कि अगेन वही चीज़ हो गई कि आप इंटरनेशनल आपका कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है और उसको आपको डे टू डे बेसिस पे कनेक्ट करना है। सो उसके लिए जो ब्रिज प्रोवाइड कराते हैं, दैट मीन्स आप इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टीज़। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और ईज़ रहेगी, जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। देन यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी के पर्पस क्या है, कंपनी ने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि इसका जो पर्पस है वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पे है, जिस पे कंपनी प्रॉपर्ली फोकस कर रही है। और इनके जो वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको कैची दिखेंगे, तो बहुत ही अच्छे वैल्यूज़ इनके, फास्टर रहेगा, मतलब जो भी कनेक्टिविटी फास्टर हो, सिंपलर हो और क्लोजर हो, सो वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और इनका जो फोकस देखोगे आप, तो स्टार्टिंग से ही हमने देखा इनका पूरा फोकस है वो एसएमई एरियाज़ पे है। एसएमई में वही अगेन माइक्रो कैप आ जाती है, स्मॉल कैप या मीडियम कैप रिलेटेड जो भी कंपनीज़ हो गई वो इस एरियाज़ में आ जाती हैं। सो जितनी भी छोटी कंपनीज़ हो गई उसको ये फोकस करते हैं, ताकि उनकी जो भी डिजिटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उस पर सोल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं और उनकी डिजिटल जर्नी को ईजी करते हैं। देन इनके सॉल्यूशंस आप यहाँ पे देखोगे तो डिटेल में हम आगे भी देखेंगे। सो सॉल्यूशंस में क्लाउड एंड SaaS आ जाता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आ गई, कोलैबोरेशन आ जाता है, मार्केटिंग हो जाती है, देन साइबर सिक्योरिटी आ जाती है, एंटरप्राइज डेटा आ जाता है, एंटरप्राइज वॉइसेस आ जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे जैसा हमने देखा ऑप्टिकल फाइबर में भी कंपनी काम करती है। सो अभी तक इंडिया में देखोगे अक्रॉस इंडिया में इनके 1,30,000 से ज़्यादा किलोमीटर्स के रेंज में इन्होंने अपने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को कवर किया हुआ है। और इनके जो चैनल पार्टनर्स हैं वो 800 से ज़्यादा हैं। देन यहाँ पे वर्टिकल्स ऑफ बिजनेस देखोगे जिसमें कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, उसमें BFSI आ जाता है आपका, जो कि बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डोमेन होता है आपका। मैन्युफैक्चरिंग आता है, देन ITES आ जाता है, अगेन वही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कंपनीज हो गई। देन हेल्थ केयर आ जाता है, एजुकेशन है, सर्विसेज है, रिटेल एंड ई-कॉमर्स आ जाता है, और फिर बाकी की इंडस्ट्रीज़ भी आ जाती हैं। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनके जो पार्टनर्स हैं, सोल्यूशन पार्टनर्स या प्रोडक्ट पार्टनर्स आप कह सकते हो, वो बहुत ही बड़े नाम है यहाँ पे। सो गूगल के साथ इनकी पार्टनरशिप है, देन मेटा आ जाता है, फेसबुक हमारा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट भी इनका ही पार्टनरशिप है, जूम के साथ इनकी पार्टनरशिप है, देन इसके राइट है जिसके साथ पार्टनरशिप दिखती है हमें, देन इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा फोर्टनाइट है। सो काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज है जिसके साथ पार्टनरशिप है कंपनी की। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो इनके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में कंपनी ने मेंशन करी है, जिस पे हम एक बार नज़र डालेंगे। और ये सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो सिंपल सा फंडा है, ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसको एडवांसमेंट करने के लिए काम में लगती हैं। सो एक बार हम नज़र डालते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पहला एरिया आता है वो आता है क्लाउड एंड SaaS का। तो जैसे हमने SaaS देखा सबसे पहले ही, सो SaaS अगेन SaaS होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो जो ये प्रोवाइड करती है, इसके साथ आपको देखने को मिलेगा IS भी करती है कंपनी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होती है। अभी स्पेसिफिकली अगर मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में बताऊँ, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वो होती है कि अगर कोई छोटी कंपनी है जिसको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिसकी मदद से कंपनी के कई सारे जो फंक्शनलिटीज़ है वो कंपनी अचीव कर सकती है, तो उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसको टाइम लगेगा। इंस्टेड ऑफ दैट वो सॉफ्टवेयर बनाया आप दूसरे कंपनी से ले सकते हो और वो आ जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंडर। सो ये की एरिया है जो कि कंपनी काम करती हुई नजर आती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आ जाता है। अब अगेन कोई छोटी कंपनी है तो उसको नीड है, मान लीजिए कि आप कंपनी को नीड है कि वो कोई प्रोडक्ट पे काम करना चाहती है, बट उसके लिए आपको हैवी सर्वर वगैरह का रिक्वायरमेंट लगेगा, तो बहुत ज़्यादा हैवी सर्वर के लिए उसको अगेन बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है दूसरी कंपनी, उससे वो ले लेती है और उससे उनको टाइम भी कम लगता है और उससे कॉस्ट इफेक्टिव भी उनके लिए बहुत होता है। सो ये की डिफरेंस आ जाता है दोनों में। देन इसमें सर्विसेज आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, स्मार्ट क्लाउड सर्विसेज रहती है इसके अंदर। देन स्मार्ट वर्कस्पेस में माइक्रोसॉफ्ट 365 रहता है, गूगल वर्कस्पेस रहता है और जूम कम्युनिकेशन रहता है। देन इनका जो प्रोडक्ट है स्मार्ट फ्लो सूट करके, उसमें क्लाउड कम्युनिकेशन आ जाता है, व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर ईमेल सिक्योरिटी कंपनी देती है, सेक्राइट एंड पॉइंट सिक्योरिटी कंपनी देती है। एंटरप्राइज डेटा सॉल्यूशंस में देखोगे तो अगेन इंटरनेट लीज लाइन जो रहती है वो प्रोवाइड कराती है, वैन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, VPN रिलेटेड भी करती है, EZ क्लाउड कनेक्टेड रिलेटेड करती है, लीज लाइन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वाईफाई प्रोवाइड करती है। सो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है जो कि कंपनी काम करती हुई नजर आती है। देन उसके साथ आप देखोगे तो मार्केटिंग सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें टोल फ्री सर्विसेज आपकी आ जाती हैं, कॉल रजिस्टर सर्विसेज आपकी आ जाती है। देन होस्टेड IVR आ जाता है आपका, होस्टेड OBD है, SMS सॉल्यूशंस आ जाते हैं। देन यहाँ पे आप देखोगे तो एंटरप्राइज वॉइस सॉल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, SIP ट्रंक आ गया, उसमें PRI आ गया, इंटरनेशनल ब्रिज रिलेटेड सर्विसेज रहती है और सेंट्रेक्स रहता है।
सो ऑलमोस्ट बिजनेस रिलेटेड हमने सब कुछ कवर कर लिया कंपनी का, और अभी हम इनके फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं और एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। सो मार्केट कैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अराउंड 19,000, राउंड ऑफ हम कहें तो 20,000 के आसपास का इसका मार्केट कैप है। सो एक तरीके से मिड कैटेगरी की कंपनी में से कह सकते हैं। स्टॉक भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसका रीज़न है वो आगे आपको बैलेंस शीट में पता चल जाएगा। देन आर ओ सी एंड आर ओ ई आप देखोगे तो आर ओ सी इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 39 का दिख रहा है, और आर ओ सी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे आप डेप्थ देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए, जिसको आपको नोट करके चलना चाहिए, और आगे चल के हम डिटेल में और देखेंगे इसके बारे में। देन यहाँ पे आप देखोगे करंट प्राइस देखोगे तो 99 के आसपास काम कर रहा है, और इसका 52 वीक हाई जो रहा है वो 114 के आसपास कर रहा है। सो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही अभी करंट प्राइस का काम कर रहा है। और फेस वैल्यू आप देखोगे तो वो 10 का दिख जाएगा, डिविडेंड कंपनी कोई देती नहीं है तो वो 0 है यहाँ पे। देन अभी हम आ गए हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्वार्टरली बैलेंस शीट, जिसमें कि सेल्स पे हम नज़र डालते हैं सबसे पहले। और सेल्स आप देखोगे तो जून 2020 से डेटा अवेलेबल है, तो 243 करोड़ की सेल्स होती है, देन इंक्रीज़ होती है, वो फिर से थोड़ी इंक्रीज़ होती है, फिर डिक्रीज़। तो आप देखोगे उसी रेंज में सेल्स घूम रही है, 243 से 273, देन उसी के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी, कोई ह्यूज जंप नहीं दिख रहा है। सो एक ही दायरे में हमें सेल्स काम करती हुई नज़र आ रही है, कोई खास इसमें फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है सो वो बहुत ही ज़्यादा कंपनी का दिख रहा है, 48%, 46%, सो बहुत ही ह्यूज दिख रहा है, सो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। देन इसके बाद हम एक बार प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं, जो कि हमारा फाइनल प्रॉफिट रहता है टैक्स वगैरह पे करने के बाद। सो यहाँ पे आप देखोगे तो कहानी पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। सो कंपनी इज़ लॉस मेकिंग कंपनी, जिसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है, दैट्स द रीज़न नेगेटिव में आपको सब कुछ दिख रहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे 1,000 के आसपास का, 1,000 करोड़ के आसपास का इसका लॉस रहा, देन 341 का लॉस रहा। सो करेंटली आप देखोगे हर क्वार्टर में लॉस बरकरार रहा है, और ऑलमोस्ट लॉस एक ही दायरे में इसका घूमता हुआ नज़र आ रहा है, 300 के आसपास का लॉस हर बार कंपनी का रह रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। बट एक बार हम ईयरली का भी चेक कर लेते हैं इनका बैलेंस शीट, तो हमारे और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके बैलेंस शीट में छुपे हुए होते हैं। सो इसको हमें नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना है अगर हम एक फंडामेंटल कंपनी चाहते हैं। सो ये की फंडामेंटल्स हैं जिस पे हर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रिलाई करता है। सो ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें 2012 से लेके अभी तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सो 2,400 करोड़ के आसपास की इसकी सेल्स थी, जो कि बढ़ के होती है 2,600, देन वो बढ़ती है 2,700, फिर धीरे धीरे आप देखोगे तो बढ़ती गई, यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया, फिर उसके बाद यहाँ पे डाउनफॉल कंपनी का शुरू हो गया। यहाँ से कंटिन्यूसली कंपनी की जो आप कह सकते हो सेल्स थी वो घटती रही, और अभी उसी दायरे में काम कर रही है। सो ये आप देखोगे 2019 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 4-5 साल हो गए, लेकिन कंपनी की सेल्स कहीं नहीं बढ़ी, उसी रेंज में काम करती रही। और जो सेल्स इनकी 2012 में थी तो अभी तो उसकी आधी सेल्स रह गई है। सिर्फ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव डेटा है जिसको हमें नोट करके चलना चाहिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे ईयरली बेसिस पे, सो पहले 21-17 रहता था, और अभी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, दैट्स अ गुड थिंग। बट अगेन हम यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉफिट पे, सो अगेन कहानी पूरी की पूरी विपरीत हो जाती है। यहाँ पे स्टॉक भाग क्यों रहा है, और आप यहाँ पे प्रॉफिट देखते हो तो कहीं कोई मेल नहीं है उसका। सो आप यहाँ से देखोगे, स्टार्टिंग से आप देखोगे लॉस मेकिंग ही रही, और यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूसली कंपनी का लॉस जो है वो बढ़ा। यहाँ पे स्लाइटली से कम हुआ, लेकिन उसके बाद बाप रे बाप लॉस आप देख सकते हो किस लेवल से यहाँ पे बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे कम हुआ, बट अगेन 5-6 साल का अगर हम कंपेयर करें तो हर एक पैमाने पे लॉस बढ़ता ही रहा है कंपनी का। 1,000 से भी ज़्यादा कंपनी का लॉस हो रहा है हर साल। यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियर आपको दिखेगा 4-5 साल से 1,000 करोड़ के आसपास का कंपनी लॉस बुक कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्लाइटली सा धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, बट अगेन 1,000 करोड़ का लॉस इज़ अ बिग थिंग जो आपको नोट करके चलनी चाहिए। सो सबसे पहली बात आती है कि कंपनी का इतना लॉस क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे कंपनी काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रही है। सो इसका लॉस का जो रीज़न है वो सिंपली इसके डेप्थ है, इसका ह्यूज डेप्थ है, जिसकी वजह से हर साल कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो जितना भी कंपनी कमाती है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट पे कर देती है, अपने डेप्थ को चुकाने में उसके पैसे चले जाते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल होएगी कैसे, और उसके लॉस भी हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। सो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर है। और इसमें आप देखोगे हिस्ट्री में अगर हम देखें, सो यहाँ पे आप देखोगे कुछ भी खास नहीं है, हर तरह से नेगेटिव है। इसकी सेल्स 10 साल की ले लो, 5 साल की ले लो, 3 साल की ले लो, कोई भी सेल्स नहीं अच्छी दिख रही है। प्रॉफिट आप देखोगे 10 साल का नेगेटिव में, 5 साल से देखोगे तो सिंगल डिजिट, कोई भी अट्रैक्टिव नहीं है। स्टॉक CAGR देखोगे तो ये अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, मतलब बहुत रेयर ऐसे सिनेरियोस में आपको दिख जाता है कि कंपनी लॉस मेकिंग है, उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसका प्रॉफिट मार्जिन आप कह सकते हो जो फाइनल प्रॉफिट है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के CAGR कंपनी 10 साल देखोगे 30% का, 88% का, ये देखोगे तो बाप रे 200% का। सो ये काफ़ी इलॉजिकल सा है, जिस पे मुझे तो ट्रस्ट नहीं आता है प्योरली, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स उसकी बैलेंस शीट में रिलाई करते हैं। अगर बैलेंस शीट इतनी ज़्यादा बेकार है तो मैं तो पर्सनली उस कंपनी में नहीं जाना चाहूँगा। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें, सो जैसे हमने बात करी बोरिंग की, जो इसके डेप्थ हो गए, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इसकी लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो ये देखो आप, ये शॉकिंग, मतलब हर साल आप देखोगे तो बढ़ता चला जा रहा है, इसके ऊपर जो कर्जा है वो बढ़ता चला जा रहा है हर साल। यहाँ पे कंपनी ने 0 पता नहीं कैसे कर लिया, लेकिन फिर से इतना ज़्यादा खर्चा है, फिर इतना ज़्यादा खर्चा है। सो नॉट एट ऑल लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। और शॉर्ट टर्म इसका आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है, शॉर्ट टर्म ठीक है चल जाता है, बट इसके तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में ही अच्छी खासी बोरिंग है। इसके देन कैश फ्लो देखें, एटलीस्ट कंपनी के पास कुछ कैश फ्लो ही पॉजिटिव में होना चाहिए, बट यहाँ पे वो भी हमें नेगेटिव में दिख रहा है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। देन प्रोमोटर्स ओनली द गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी, जो मुझको अभी तक लगी कि एटलीस्ट चलो ठीक है, इनकी प्रोमोटर होल्डिंग्स जो है वो काफ़ी डिसेंट है, 74% के आसपास का कंपनी के प्रोमोटर्स हैं जो कि स्टेक ओन करते हैं। और FIS DIS से तो मैं ज़्यादा उम्मीद है नहीं, जबकि फिर भी FIS 2% के आसपास ओन करती है, और DIS इसमें ना के बराबर है। तो बची हुई जो होल्डिंग्स है वो पब्लिक के साथ है। सो प्रोमोटर होल्डिंग्स काफ़ी डिसेंट है, दैट्स द ओनली गुड थिंग जो मुझे अभी तक लगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो चार्ट पे आप आ जाओ तो लास्ट फ्राइडे वाले ट्रेडिंग सेशन में 1% अप जाके ये क्लोजिंग दिया था, और
1 महीने का देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 13% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने का आप देखोगे तो वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 80% का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 साल का देखोगे तो कहानी चेंज हो जाती है, और अभी 5 साल का आप देखोगे तो इसमें तो कहानी पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स एकदम घटिया, कंपनी की बैलेंस शीट एकदम घटिया, कंपनी के प्रॉफिट वो तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, उसने प्रॉफिटेबल कंपनी हुई नहीं, कभी अपने ब्रेक इवन तक नहीं आई, वो भी महा घटिया। लेकिन हर एक फैक्टर इतना घटिया, उसके बावजूद आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा गेम हो जाता है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पागल हो जाते हैं कि भाई इतना ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है, और ये तो आप 5 साल का रिटर्न देख रहे हो, ऊपर से इतनी ज़्यादा गिरावट हुई है तब इतने ज़्यादा रिटर्न है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का आप रिटर्न देखोगे 5 साल का तो आप शॉक हो जाओगे। अराउंड 68 गुना इसने पैसा किया था, अगर ऑल टाइम हाई को हम कैलकुलेट करें। सो आप मानो सिंपल आपने 1 लाख लगाया, वो 68 लाख का हो जाता है, वो भी विद इन अ टाइम हॉरिजन जो कि 3 से 4 साल का हम कह सकते हैं। सो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये रिटेल इन्वेस्टर्स में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। आप किसी से पूछ लो, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें इच्छुक है पैसा लगाने के लिए कि भाई क्यों पैसा लगाना चाहते हो, उसको बिजनेस का पता नहीं होगा, कंपनी के बिजनेस के बारे में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 90 लोग ऐसे निकलेंगे जिनको बिजनेस के बारे में इंडेप्थ कुछ नहीं पता होगा, सिर्फ इतना पता होगा टेलीकम्युनिकेटेड रिलेटेड बिजनेस इसका, बट बिजनेस क्या करती है जो अभी हमने डिटेल में देखा। नो डाउट यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूँगा बिजनेस की, बिजनेस काफ़ी दमदार है, नो डाउट बिजनेस बहुत अच्छा है कंपनी का। जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितने भी सोल्यूशन, जितने भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है बिजनेस में, वो टॉप नॉच है, और आज के टाइम में टॉप नॉच डिजिटल सर्विसेज है जिस पे कंपनी कामकाज कर रही है। आईटी से लेके क्लाउड कंप्यूटिंग से लेके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से लेके एन नंबर ऑफ थिंग्स मैं गिना सकता हूँ जो कि कंपनी के बिजनेस के टॉप नॉच है, जिस पे कंपनी काम कर रही है। बिजनेस इज़ वेरी वेरी गुड, बट आप कह सकते हो जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है वो बिजनेस का रिफ्लेक्शन बैलेंस शीट पे तो हमें दिख ही नहीं रहा है। उसके बावजूद ये इतना भाग रहा है। अगर इसका भागने का रीज़न इसके बिजनेस है कि फ्यूचर में कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, वो सोच के इतना भाग रहा है, तो आप इसके लिए भी तैयारी कर लो कि वो भागेगा, उसके बाद जब गिरेगा सो किसी भी, मतलब मेरे को इतना टाइम हो गया है स्टॉक मार्केट में, तो मेरे अंदर खुद का इतना पेशेंस नहीं रहेगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दम है नहीं, और ऊपर से कंपनी गिरती है 50-60%, तो मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि मैं उसको होल्ड कर सकूँ, क्योंकि अगर उसकी बैलेंस शीट में ही मुझे आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे उसको होल्ड कर सकूँगा। इतनी गिरावट होगी, मैं तो कोई भी होगा वो बेच के निकल जाएगा, तो वो मतलब ही नहीं बनता कि आप उसमें टिक पाओगे। सो सिर्फ और सिर्फ इसका भागने का रीज़न है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इतने ज़्यादा इच्छुक हो रहे हैं। सो ये की रीज़न है, और इसका ऑल टाइम आप रिटर्न देखोगे तो उसमें पिक्चर पूरी चेंज हो जाती है। आप यहाँ देखो कितनी बार ऐसा हुआ है, सेम सिनेरियोस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो पिक्चर है सेम ऐसा पिक्चर बहुत बार कंपनी दोहराई है। ये टाइम हॉरिजन इतना ज़्यादा है तो आपको डिटेल में नहीं दिख रहा है, बट सेम कहानी आप देखोगे, सेम पैटर्न यहाँ पे, सेम पैटर्न यहाँ पे, सेम पैटर्न यहाँ पे, सेम पैटर्न यहाँ पे, हर बार की कंपनी की सेम कहानी है। ऊपर जाता है, ऑपरेटर्स लेके जाते हैं, उसको फिर गंदा से गिरा देते हैं, और इतने साल इसमें इन्वेस्टर्स जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो बेचारे फंसे रह जाते हैं, पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है उनका। बट अगर वो इस उम्मीद में रहते हैं कि कब कंपनी आएगी उस लेवल पे मैं बेच के निकलूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ 2009 से लेकर 2022 तक सोच सकते हो आप 11-11, 12-12 साल कुछ भी रिटर्न कंपनी ने बना के दिया ही नहीं। सो ये बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है जो कि मुझे इस कंपनी का लगा। और यहाँ पे आप देखोगे मेरे इतने समझाने के बाद भी अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है, जो जाना चाहते हैं, भाई देन इट्स योर कॉल। मेरा तो मोटिव यही है कि मेरे जो ओपिनियन है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। सो फंडामेंटल में मुझे कहीं भी 1% का भी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया। इसकी बैलेंस शीट देख के तो मुझे मेरा 1% का भी कॉन्फिडेंस नहीं आया। प्रॉफिटेबल आप छोड़ दो, कंपनी इवन अपने ब्रेक इवन के आसपास भी नहीं है, कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग कंपनी है। तो मेरे तरफ से तो क्लियर ना है, मैं तो पर्सनली इस कंपनी में अपने पैसे तो नहीं लगाऊंगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपको लगता है तो भाई इट्स योर कॉल, आपका पैसा, आप अपने पैसे कहीं भी लगा सकते हो। तो अगर आपको उसमें लगाना भी है तो अगर उसमें टेक्निकल हम देख लें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो एरिया है, ये इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। सो ये वीकली और इसमें अगर हम डे बेसिस पे देखें तो थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर इसका रेजिस्टेंस है। कई बार कंपनी ने यहाँ पे कह सकते हो सपोर्ट लिया है, जो पुराना सपोर्ट होता है वही नया रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो कंपनी ने इसको तोड़ा है नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि कंपनी ने इसको तोड़ के ऊपर सस्टेन किया है। कंपनी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है। तो या तो ये अपना जो 100 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल भी आ जाएगा, अगर ये 100 रुपये के ऊपर जाके क्लोजिंग देती है और 4-5 ट्रेडिंग सेशन पे 100 के ऊपर रिटेन कर पाती है, देन जिनको खरीदना है, मोमेंटम अगर इस स्टॉक में लेना है तो वो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये बहुत ही ज़्यादा अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस पे है, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए और ये वापस अपने सपोर्ट पे आपको जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका 75 के आसपास का सपोर्ट रहा है। सो अगर ये वापस यहाँ पे मिलेगा तभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या तो 100 के ऊपर ये जाके क्लोजिंग देता है तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो। सो ऑल टुगेदर हमने कंपनी का सब कुछ कवर कर लिया था। मैंने इतनी बार रिपीट किया, लेकिन फिर भी अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो बिजनेस इज टॉप नॉच। हम हमेशा बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस पे ध्यान देते हैं, हमारे चैनल का नाम ही है इन्वेस्टर्स बिजनेस। लेकिन आज हमें एक सीख और यहाँ पे मिलती है कि बिजनेस कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, अगर उसके फंडामेंटल्स में दम नहीं है तो भाई मैं तो पर्सनली उस बिजनेस में पैसे अपने नहीं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। बिजनेस इसका नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो बैलेंस शीट में अगर हम देखते हैं इसकी सेल्स बहुत ही ज़्यादा खराब है, कोई भी ज़्यादा इसमें सेल्स में ग्रोथ हमें नहीं दिखती है। दैन अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें वो तो कंपनी का है ही नहीं, उस बारे में हम बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो लॉस मेकिंग में भी इसके इवन जो ब्रेक इवन का पॉइंट होता है उसके आसपास भी कंपनी नहीं है, तो बहुत ही खराब दिखा में। देन अगर हम बोरिंग पे आ जाएँ, जो कंपनी का डेप्थ है, बोरिंग है। लॉन्ग टर्म की हम बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, दोनों ही पैमाने पे बहुत ही ज़्यादा कंपनी का डेप्थ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप कह सकते हो कैश फ्लो, एटलीस्ट कंपनी का कैश फ्लो ही अच्छा होना चाहिए, बट वहाँ पे भी देखा -2 CR का कंपनी का कैश फ्लो है, सो वहाँ पे भी कंपनी नेगेटिव है। देन इसके अलावा बात करें जो ओनली एक पॉजिटिव फैक्टर जो मुझे लगा वो प्रोमोटर होल्डिंग्स है, जो कि 74 के आसपास की प्रोमोटर्स ओन करते हैं। खाली एक अच्छा पॉइंट है और हर पैमाने पे बाकी सारे ही पॉइंट्स इसके खराब हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आप कह सकते हो फंडामेंटल्स की, सो इन शॉर्ट अगर फंडामेंटल्स को मैं कंक्लूड करूँ तो बहुत ही ज़्यादा पुअर, बहुत ही ज़्यादा पुअर, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, जितने निगेटिव दूँ मैं उतने कम है इसके फंडामेंटल्स को। सो बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत ही बेकार हैं। सो इन अ क्लियर वर्डिंग्स, अगर मैं होता, मुझे अपने पैसे लगाने होते तो भाई मैं तो इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं लगाता। भले ही ये स्टॉक कितने रिटर्न आपको दिया है, 5 साल में 25 गुना आपके पैसे को किया है, टॉप 5 साल में अगर ऑल टाइम हाई देखें तो 68 गुना किया है, भाई ये 1000 गुना भी पैसे कर दे, मुझे अफसोस नहीं है। मैं इस कंपनी में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर फंडामेंटल्स नहीं अच्छा है तो उस कंपनी में मैं पर्सनली अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। बाकी इट्स योर कॉल, आपका पैसा है, सो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। पैसे गंवाने से बेटर है कंपनी किसी ऐसी में आप इन्वेस्ट करिए जिसमें आपको एश्योरिटी रहे कि आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हों। देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, बट अगर फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं तो आपके पैसा डूब नहीं सकता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 2 साल 3 साल हो सकता है कंपनी ना चले, जैसे अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, डीमार्ट हो गई, इन्फोसिस हो गई, 2-3 साल से नहीं चल रही है, बट उसके फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं, मार्क माई वर्ड्स, जैसे ही बुल रन आएगा, इकोनॉमिक सिचुएशन सही होंगी, यूएस कंडीशन सही होंगी, ये जो अच्छे फंडामेंटल्स की कंपनी हैं जिस लेवल पे आपको आज मिल रही है उस लेवल पे आने वाले टाइम में आपको कभी दोबारा उस लेवल पे मिलेंगी नहीं। तो ये एक खास बात होती है फंडामेंटल कंपनी की। सो ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ बोला, काफ़ी कुछ समझाया, जिनको बात समझ में आएगी वो उस हिसाब से करेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगी सो इट्स ऑलवेज योर डिसीजन एंड आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको बहुत कुछ मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी बातों से सीखने को मिला हो, कंपनी के बिजनेस में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला हो। सो थैंक यू सो मच, और इसी के साथ हम मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।